नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर सभी लर्नर्स का, सभी व्यूअर्स का और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस के बारे में आपसे बात करेंगे, उस पर सवाल पूछेंगे और थ्योरेटिकल डिस्कशन आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक महत्वपूर्ण घटना मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है। आज उसी पर हम बात करने वाले हैं। विस्तार से आज उस पर थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे। सवालों की संख्या एमसीक्यू के सेशन में 15 होगी। उन 15 सवालों को आपको टेस्ट करना है कि आप कितने सवाल कर पाते हो और उस ढंग से आपकी थ्योरी तैयार होनी चाहिए। क्या आप थ्योरी पढ़ चुके हो? मेंस्ट्रुअल साइकिल से ज्यादा सवाल आए हैं, इसलिए हम चाहते ये हैं कि सेशन में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल विस्तार से समझा दें, आपके समझ में आ जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, कितने दिनों की होती है। और इसीलिए हमने पूरे के पूरे सेशन को 2 भागों में बांटा है। आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 आपके सामने होगा और एक दिन के अंतराल के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आएंगे। जो बच्चे पीएससी मेंस की कॉपी लिख रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर 200 शब्द लिखें, ये हमारा सवाल है। जो बच्चे 11th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर टू द पॉइंट अपने नोट्स तैयार करें और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाएं दे रहे हैं, वो भी अपने नोट्स जो है टू द पॉइंट तैयार करें, जैसा हम लिख करके आपको समझाएंगे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यह पेट के ठीक नीचे, ध्यान से देखिए चित्र को, पेट के ठीक नीचे जो हमारी ये हिप है, कमर, यहां पर जो गर्डिल होती है, चौड़ा वाला हिस्सा आप ध्यान से देखो। ये जो चौड़ा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये पेल्विक गर्डिल है, श्रोण मेखला इसको कहते हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है जो ऊपर से आ रहा है और ये दोनों श्रोण मेखलाएं आपस में जुड़ी हुई रचनाएं। इसके ठीक बाद एक रचना दिख रही है जो लाल से हमने बनाई है, यही कहलाता है यूटेरस, यही कहलाता है बॉम्ब, यही कहलाता है गर्भाशय। बच्चा यहीं पलता है। गर्भाशय से 2 जुड़ी हुई नलिकाएं आपको दिख रही हैं। यही 2 जुड़ी हुई नलिकाएं जो हैं, ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहलाती हैं। फैलोपियन ट्यूब कि आगे ध्यान से देखिए, ये कहलाती है ओवरी या अंडाशय। यहीं पर अंडा बनेगा, यहीं से अंडा मूव करेगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फर्टिलाइजेशन यहीं होगा और बच्चे का पूरा विकास गर्भाशय में होगा। नीचे गर्भाशय का हिस्सा जरा ध्यान से देखिएगा, एक ट्यूबुलर रचना में खुलता है और ये ट्यूबुलर जो रचना होती है, ये सर्विक्स कहलाती है। ध्यान से देखिए जरा, ये सर्विक्स। और यदि इसका स्केलेटन वाले सिस्टम को देखें तो जहां पर हिप जुड़ती है, नीचे वाला हिप वाला पोर्शन होता है, यहीं पर ये रचना जो फीमर वाला हिस्सा है, हड्डी का पैर वाला हिस्सा, यहीं से जुड़ता है। मतलब ध्यान से चित्र को देखिएगा कि जो हिप बोन है हमारी, यानी पेल्विक गर्डिल है, जहां पर समाप्त होती है और इधर से फीमर जुड़ती है। टांग वाली जो पहली लंबी बोन जहां पर जुड़ती है, वहीं पर अंडाशय होता है। ये सर्विक्स वाला हिस्सा और सर्विक्स के आगे ये वैजिना वाला हिस्सा होता है। यहीं से स्पर्म को वैजिना के पोर के द्वारा स्पर्म को छोड़ा जाता है। स्पर्म सर्विक्स वाले एरिया से पार करता हुआ यूटेरस में जाता है। यूटेरस में जाने के बाद ये तैरता हुआ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में पहुंचता है और यहीं पर इधर से जो ओवरी से अंडाशय निकला है,
अंडा जो निकला है यहीं पर रुका रहता है। यदि स्पर्म इसको सही समय पर मिल जाता है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट बनता है और जायगोट आगे जाकर के विकसित होकर के नए बच्चे का निर्माण करता है। तो एक ओवरव्यू हमने फ्रंट पेज में आपको समझा दिया है। आप विस्तार से इसको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप हमें मैसेज करिएगा। जब ये हमारी क्लास लाइव होगी आज शाम को 5 बजे, कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा, हम इसको विस्तार से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हमने जैसा कहा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक महत्वपूर्ण स्टेप है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर हम आज विस्तार से बात करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्कशन उस पर करेंगे। जरा ये चित्र हमने बनाया है, इसको अच्छे से आप देखिए। इसको एक घड़ी का रूप हमने दिया है, चित्र को घड़ी का रूप दिया है। 1 से गिनती शुरू की है, ध्यान से देखिए, 1 से शुरू की है, 28 तक ले गए। इसका मतलब मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी जो है 1 से लेकर के 28 दिन की होती है। पहला तो ये 1 से 28 दिन का होता है। इस 1 से लेकर के 28 दिन में क्या परिवर्तन होता है, पर डे का परिवर्तन हमने दिखाया है। गर्भाशय के अंदर या यूटेरस के अंदर पहले दिन से लेकर के 5वें दिन में क्या परिवर्तन होता है, यह हमने लिखा है। यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक डाउन मेंस्ट्रुएशन अकर्स। इसमें गर्भाशय की जो लाइन होती है वो टूटती है, ये गर्भाशय, और गर्भाशय की लाइन टूट करके अंदर की जो दीवार होती है वो ब्रेक होती है। ब्रेक होगी, कोई दीवार, मांस का टुकड़ा जब ब्रेक होगा तो निश्चित रूप से उससे खून निकलेगा। यहीं से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो शुरू हो जाती है। पहले से 5वें दिन का ये टाइम मासिक धर्म की शुरुआत। फिर देखिए 6वें दिन क्या हो। अब ये पहले से 5वें दिन तक ये दीवार टूट कर, किसकी, गर्भाशय की दीवार टूट कर खून के कतरे निकल करके ब्लड के रूप में फीमेल के वेजिना से बाहर निकलते हैं। कितने दिन, 1 से लेकर के 5 दिन। चलिए, यह समय बीता 1 से 5 दिन। इसके बाद 6वें दिन क्या होता है, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल या दीवार का टूटना रुक जाता है। 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब फिर अगला 5 दिन ये जो दीवारें टूटी हुई थी ये फिर से रिपेयर होती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो दीवारें टूट गई थी वो दीवारें फिर से रिपेयर होती हैं और जो यूटेरस का थिकनेस है, जो मोटाई है, वो फिर से वापस आती है। 11वें दिन, 11वें दिन की प्रक्रिया ध्यान से देखिए। ओव्यूलेशन, ये एमसी की शुरुआत हुई, गर्भाशय की दीवारें टूटी, 6वें से लेकर के 10वें दिन तक गर्भाशय की दीवार रिपेयर हो गई और 11वें से लेकर के 18वें दिन के बीच अंडाशय ने अपना काम किया। 11वें से लेकर के 18वें दिन तक अंडाशय ने अंडे बना करके ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी। देख रहे हैं, अंडाशय यहां है, अंडा यहां बनेगा और अंडा बन करके फैलोपियन ट्यूब की ओर मूव करे, यह प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। 11 से 18 ये सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। आपसे समय पूछता है ओव्यूलेशन कब होता है। नीट में अक्सर ये सवाल, पीएनएसटी में अक्सर ये सवाल पूछता है कि ओव्यूलेशन का पीरियड कितने से कितना होता है। याद रखिएगा 11 से लेकर के 18। आपको याद करवाने के लिए हमने ये पूरी साइकिल बनाई। फिर क्या हुआ, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें से लेकर के 28वें दिन तक यूटेराइन लाइनिंग कंटिन्यूज टू थिकनेस। ये जो दीवारें जो टूट फूट हुई थी, क्योंकि गर्भाशय से अंडा निकला था और जब वो अंडा मूव कर रहा था उस समय गर्भाशय की भी दीवार टूटी थी। जब अंडा निकल गया, वहां से मूव कर गया, तो
19 से लेकर के 28 दिन तक गर्भाशय की दीवारों को रिपेयर किया गया। गर्भाशय की और या अंडाशय की दीवार को रिपेयर किया गया, फिर से उसकी लाइनिंग को मजबूत किया गया। तो यह पूरी प्रक्रिया 1 से लेकर के 28 दिन के बीच में उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ। अभी हम विशेषता ये नहीं बता रहे हैं कि बाकी क्या परिवर्तन हुआ, अंडा कहां गया, ये नहीं बता रहे। इसके लिए हमने अगला चित्र भी बनाया। आपसे पूछा जाए मासिक धर्म कितने से कितने दिन का होता है, आपका जवाब, या मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है, आपका जवाब होना चाहिए 1 से लेकर के 5 दिन। अभी हम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, आप ध्यान रखिएगा। मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है, एमसी का पीरियड होता है 5 दिन। फिर देखिए, अब हमने समय चक्र का परिवर्तन किया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा फर्टाइल स्टेज क्या होगी, यानी कब आप अंडे का और स्पर्म का फ्यूजन करवा सकते हैं कि प्रेगनेंसी फिक्स हो जाए। तो हमने 5वें दिन तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अब इसके बाद 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इन 10 दिनों में यूटेरस की दीवार जो टूट फूट हुई थी उसकी रिपेयरिंग हुई। 11वें से लेकर के 12वें, 13वें, ये 11वां, 12वां, 13वां दिन, इस बीच में मोस्ट फर्टाइल डेज होता है, यानी अंडे को चाहो तो इसमें स्पर्म का फ्यूजन करवा सकते हो। इसी बीच में ही फर्टिलाइजेशन होगा। इसके आगे यदि बढ़ गए तो फिर फर्टिलाइजेशन की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो सबसे एक्यूरेट पीरियड, इसका एवरेज यदि निकालते हैं तो 14वां दिन बनता है। 14वां दिन मोस्ट फर्टाइल कंडीशन होती है। उस बीच में यदि किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ संपर्क बनता है और यदि वो 14वां दिन होता है तो वो पक्का मानकर चले कि प्रेगनेंसी फिक्स हो जाएगी, बच्चा पेट में आएगा ही आएगा, तो वो होगा 14वां दिन। चलिए आगे का डिस्कशन करें। संभावना यहां भी है 11वें दिन भी, 12वें दिन भी, 13वें दिन, 15वें और 16वें दिन भी, लेकिन सबसे विस्तारित डेट जो होगी वो 14वें दिन ही होगी। याद रखना, इस पर भी ऑब्जेक्टिव होगा। फिर साहब क्या होगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से लेकर के 28 दिन। अब यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई, माना प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो 17, 18, 19, 20 से लेकर के 28 दिन के बीच में जो टूट फूट हुई है, चाहे यूटेरस में हो चाहे ओवरी में हो, जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग होगी और अगले मेंस्ट्रुएशन साइकिल की शुरुआत भी हो जाएगी। क्योंकि अगला मेंस्ट्रुएशन फिर 28 दिन के बाद 1, 2, 3, 4, 5 शुरू हो जाएगा, अगली एम से शुरू हो जाएगी। तो ये डेज आप याद रखेंगे, मेंस्ट्रुएशन का डेज, मोस्ट फर्टाइल डेज, ये सारे दिन आपको याद रहने चाहिए। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चूंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल आज आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हैं, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान या फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन से हार्मोन जरूरी हैं ये भी समझाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, ये हमारी ओवरी की अंदर वाली दीवार है। ध्यान से देखिए, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये हमारे ओवरी की अंदर वाली दीवार है। इस अंदर वाली दीवार से हमारे पास जो भी हार्मोन है उनकी एक लिस्ट देखिए। एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसमें 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। अब थ्योरी को आप एक बार विस्तार से जरूर पढ़िएगा। चूंकि थ्योरेटिकल सेशन पूरा हमने नहीं लिया है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेशन लिया है। आप कैसे पढ़ें ये हमने सिखाया है। एक अवस्था होती है फॉलिकुलर स्टेज, एक होती है ल्यूटियल स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल का कन्वर्सन होता है, फॉलिकल या गोला बनता है, अंडे का निर्माण होता है और अंडा बन करके ओव्यूलेट हो जाता है, अंडा बाहर निकलता है। यह अवस्था फॉलिकुलर अवस्था कहलाती है।
क्या होता है, ये अंडाशय की दीवार में छोटी छोटी इस तरह की गोलाकार रचनाएं बनती है। ये गोलाकार रचनाएं फॉलिकल कहलाती हैं। ये देखिए, ये रचना, फिर ये फॉलिकल बड़ा हुआ, फिर ये फॉलिकल बड़ा हुआ, ये फॉलिकल बड़ा हुआ, ये अंडा बना। देख रहे हैं, ये अंडा है। और जैसे ही ल्यूटियल फेज की अवस्था में पहुंचता है, फॉलिकुलर अवस्था और ल्यूटियल अवस्था के बिल्कुल बीचों बीच का समय, वैसे ही ये फॉलिकल फूट जाता है और अंडा बाहर निकलता है। अंडा बाहर निकल करके कहां जाएगा, यह भी सवाल हो सकता है कि अंडा ओवरी से निकला गया कहां। तो आपको बताना है कि वो फैलोपियन ट्यूब में, हम कई बार इस पर लेक्चर दे चुके हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, तब तक हमारा दिन कौन सा आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां, और यह 14वें दिन उसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन पक्का, बच्चा होना तय। तो ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो गई। अब ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो अब ये हार्मोन रिएक्टिव हो जाएगा। पहले क्या हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आया, इसने फॉलिकल को सक्रिय कर दिया। फिर एस्ट्रोजन हार्मोन आया, एस्ट्रोजन ने अपनी एक्शन किया, उसने अंडे का विकास किया, ओव्यूलेशन करवा दिया। फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है इस अंडे के विकास में मदद किया। तो कुल मिलाकर के इतने हार्मोन अपने अपने तरीके से मदद करते हैं। हार्मोन्स के लेवल बढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन कितना लेवल बढ़ता है इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। इस चित्र को भी आप याद रखें। हमने इसको 3 स्टेप में बताने की कोशिश की है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल, ये ग्राफ पर इनको लेवल्स को दिखा रहे हैं। और एंडोमेट्रियल साइकिल होती है, जो ओवरी की एंडोमेट्रियम होती है वो कैसे अपनी साइकिल को पूरा करती है, ये हमने इसमें दिखाया है। समझिएगा, ये देख लीजिए, यहाँ डेज लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 14 में देखिए, ये देखिए 14 को लाइन को आप सीधी ले जाएंगे, ये अंडा निकल गया, देखा आपने। और जैसे अंडा निकलेगा, सबसे बेहतरीन टाइम होगा जैसे फॉलिकल फटा, अंडा बाहर निकला, और यदि राइट टाइम 14वें दिन इसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन पक्का, प्रेगनेंसी पक्का। और यदि मान लीजिए आपने 14वां दिन ये सुरक्षित कर लिया तो आप बच्चा नहीं पैदा कर पाए। यदि 15वां दिन हो गया, 16वां, 17वां, 18वां हो गया तो फिर बच्चा नहीं। अब इंपॉर्टेंट स्टेप हम आपको लिखा देते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीएनएसटी में आए हैं, नीट में आए हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज लिखाते हैं। पहले देखिए, पहले पॉइंट में लिख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की यानी एमसी की सामान्य अवधि, सामान्य अवधि 28 दिनों की होती है। ठीक है। अब बैरी कैसे करती है, कभी कभी यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था, क्या क्या ये 28 दिन फिक्स है। तो इसलिए यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए अगली लाइन हम लिख रहे हैं, यद्यपि यह 21 दिनों से, यह 21 दिनों से 35 दिनों तक, याद कर लीजिएगा, 35 दिनों तक भी हो सकती है। सामान्य अवधि 28 दिन, यद्यपि यह 21 से लेकर के 35 दिनों तक भी ये वैरी करती है। आदमी महिला से महिला पर वैरी करती है। तो याद रखिएगा, सही इसका समय 28 दिन का है, लेकिन महिला कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो यह 21 दिनों पर से लेकर के 35 दिनों तक हो सकती है। दूसरा, एक सवाल पूछा गया कि साहब 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहली हेडिंग बनाते हैं 1 से 5। 1 से 5 दिन
अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग मतलब ओवरी से बना हुआ अंडा जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक, 1 से 5 दिन के बीच अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड पहले से 5वें दिन के बाद, याद कर लो चित्र, यदि याद रहेगा तभी समझ पाओगे। इस चित्र में देखो, पहले से 5वें दिन के बीच की बात कर रहे हैं। मान लो यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ये यूटेरस ब्लॉक हो जाता, बच्चा यहां फिट हो जाता। मान लो स्पर्म नहीं मिला, और स्पर्म नहीं मिला, पहले से 5वें दिन की बात कर रहे हैं, तो अंडा क्या हुआ, अनफर्टिलाइज्ड रह गया, अंडे का निषेचन नहीं हुआ। उसी बात को लिख रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं। 1 से 5 दिन अनफर्टिलाइज्ड एग, अब एम से शुरू होने वाली, ब्लड निकलेगा, ब्लड, तथा अभी बताया कि गर्भाशय की अंदर की दीवार टूट टूट करके टुकड़े टुकड़े में रक्त के चीथड़े उड़ाती हुई बाहर निकलेगी, तथा यूटेरस के, यूटेरस माने गर्भाशय, यूटेरस के आंतरिक स्तर के ऊतक स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। 1 से 5वें दिन की बात हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कर दी। ये पहले दिन के 1 से 5 दिन के बीच की घटना है। अब 5वें दिन के बाद चलते हैं, तीसरे पॉइंट में लिखते हैं, यानी 6 से लेकर के, वो से पहले वाले चित्र को देखेगा, 6 से लेकर के 14 दिन, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, 6 से लेकर के 14 दिन। अब मासिक स्राव जो निकल रहा था, जो ब्लड निकल रहा था, वो बंद हो जाएगा। लिखिएगा, मासिक स्राव समाप्त होते ही यूटेरस के आंतरिक स्तर, ये सब उधर समझा चुके हैं, यूटेरस यानी गर्भाशय का आंतरिक स्तर पुनः मोटा होने लगता है, पुनः मोटा होने लगता है। दोनों में देखो, ओवरी 2 होती है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ओवरी सक्रिय होती है, यह भी बात समझ लेना। पुनः मोटा होने लगता है, दोनों में एक एक पुनः मोटा होने लगता है। इस समय वैजिना से, यानी यौन से, वैजिना से एक सफेद चिपचिपा तरल का स्राव होता है, तरल का स्राव होता है। जो मेल स्पर्म को
एग तक पहुंचाने में, एग तक पहुंचाने में मदद करता है। समझिएगा बात। 6 से 14 दिन का जो पीरियड हुआ, इसमें यमसी जो है ब्रेक हो गई, रुक गई। यूटेरस का आंतरिक स्तर जो टूट टूट करके अलग हुआ था वो मोटा हो गया, और इसी समय वेजिना वाले हिस्से से एक व्हाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, क्योंकि ये 14वां दिन है। इसी बीच में फर्टिलाइजेशन की सबसे बेहतरीन संभावना है। इसी बीच में यदि स्पर्म मिल गया तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है ये स्पर्म को ढोता हुआ और ले जाकर के एग से मिलवाता है। ये हेल्प करता है, ये फैसिलिटेट करता है, ये इसकी विशेषता होगी। तो ये तीसरा पॉइंट। टाइम याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का पूछेगा। अब हम स्पेशली 14वें दिन को बता दें। चौथे पॉइंट में 14वें दिन क्या होता है, क्योंकि इस पर अक्सर सवाल आता है। अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। चौदहवें दिन ही ध्यान रखना, अनफर्टिलाइज्ड एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, इसके पहले नहीं पहुंचेगा। और जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा और यदि इसी बीच में स्पर्म उसको मिलेगा तभी ये 14वें दिन में फर्टिलाइज हो जाएगा। याद रखना 14वें दिन। 5वें पॉइंट पर आइए। अब हिसाब कर लेते हैं 15 से लेकर के 15वें से 28वें में क्या होता है, ये उधर चित्र में दिखा दिया है। एक फैलोपियन ट्यूब से, अब मान लो 15वें से 28वें में स्पर्म इसको नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो अब आगे क्या होगा ये देखना। एग फैलोपियन ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से कहां जाएगा, यूटेरस में, गर्भाशय में, यूटेरस में प्रवेश करता है। इस समय यूटेरस की यानी गर्भाशय की दीवार, इस समय गर्भाशय की दीवार ज्यादा मोटी हो जाती है, ज्यादा मोटी हो जाती है। अब क्यों मोटी हो जाती है, क्योंकि यदि मान लो स्पर्म और ओवा मिल जाते, जायगोट बन जाता, तो बच्चा आकर के फिक्स होता। इसको ध्यान में रखते हुए प्रकृति ने इस बीच के टाइम में गर्भाशय को मोटा किया। इसी समय यूटेरस की दीवार ज्यादा मोटी हो जाती है। और ये भी लिख लेना, यदि एग और स्पर्म, एग और स्पर्म का मिलन हो जाता है तो जायगोट, जायगोट गर्भाशय की दीवार से यानी यूटेरस की दीवार से चिपक जाता है।
अब मान लो नहीं हुआ तो चिपक जाता है, और आगे लाइन लिख लो, और एमसी नहीं होती, एमसी नहीं होती, अर्थात स्त्री, अर्थात स्त्री गर्भवती हो जाती है। अब एक शर्त लिख लें, ये तो दोनों शर्त थी, यदि स्पर्म मिल गया तो एमसी नहीं होगी। अब मान लो 15 से 28वें दिन स्पर्म नहीं मिला, या फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, या कॉपुलेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये 6वें पॉइंट में लिख देते हैं। यदि एग को स्पर्म नहीं मिलता, यदि नहीं मिला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, तो यह एग, वही एग, यह एग गर्भाशय की दीवार को लेता हुआ बाहर निकलता है, जिसे एमसी कहते हैं। अब आपके समझ में ये कॉम्बिनेशन आ गया होगा कि एक बार एमसी के पहले से शुरू किया था, 28वें दिन में 2 शर्तें लगा दी कि यदि उसको अंडा मिल गया तो एमसी नहीं होगी, स्त्री गर्भवती मानी जाएगी, और यदि अंडा मिल गया, यदि अंडा नहीं मिला तो वही अंडा गर्भाशय की दीवार को नोचता हुआ खून के टुकड़ों के साथ उसको बाहर निकालेगा, और यही चीज एमसी कहलाती है। तो ये 6 पॉइंट मासिक धर्म के जो बाय डेट डेज बाय डेज हैं, इसको याद कर लीजिए। अब इस पर कौन कौन से हार्मोन प्रभावी हैं, कौन कौन से हार्मोन पूछे गए हैं, जरा देखिए, क्या ये हार्मोन आपने पढ़ रखा है? 7वें पॉइंट पर लिख रहे हैं कि एमसी की संपूर्ण प्रक्रिया एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र तथा विभिन्न हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, यानी रेगुलेट होती है। अब चलिए उन हार्मोन की बात कर लें। इसमें से पहला हार्मोन क्या है? FSH। पहले हार्मोन का नाम लिखते हैं FSH। इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, यह सवाल नीट में पूछा गया। आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में लिखिएगा, यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है।
फॉलिकल कहां बनते हैं ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है। ओवरी की दीवार पर छोटे छोटे फॉलिकल, गुब्बारे जैसी रचना बनती है, वही फॉलिकल है। इन फॉलिकल को एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनते हैं। और इनका काम अगले पेज में लिख लेते हैं। इनका कार्य क्या है? शरीर का विकास, शरीर का विकास, यौवन परिपक्वता, यौवन परिपक्वता तथा प्रजनन। प्रमुख। अब दूसरे हार्मोन की बात कर लें। दूसरा हार्मोन जो है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? ये 8वां पॉइंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इस पर भी सवाल है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोपिक सेल्स के द्वारा, गोनाडोट्रोपिक सेल्स के द्वारा बनता है। ठीक है। स्त्रियों में या फीमेल में, इस पर सवाल है। फीमेल में इस हार्मोन का अधिक स्राव ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। समझ गए? दोनों ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से बनता है, कौन से सेल से बनता है, और यदि इसका अधिक स्राव हो जाए तो किस क्रिया को प्रभावित करता है। 3 सवाल याद कर लीजिएगा और 8वें पॉइंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर लिखिए। एक और सवाल नीट में पूछा गया, 9वें पॉइंट में लिखे देते हैं। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम ओवरी में स्थित एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है। समझ गए आप? ऐसी एक ग्लैंड है जो ओवरी में पाई जाती है, इसीलिए ओवरी को भी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। किसके कारण? कार्पस ल्यूटियम के कारण। तो कार्पस ल्यूटियम ओवरी में स्थित एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन तथा सामान्य मात्रा में, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं कि उनसे हार्मोन उच्च मात्रा में और कौन सा सामान्य मात्रा में। उच्च मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन तथा सामान्य मात्रा में एस्ट्राडियोल। याद कर लीजिएगा, एस्ट्राडियोल।
एस्ट्राडियोल तथा, हो सकता है आपकी किताब में ना लिखा हो, एस्ट्राडियोल तथा इनहिबियन ए, नाम याद रखिएगा, इनहिबियन ए, तथा अल्प मात्रा में, जैसा हम लिख रहे हैं ऐसे आपको याद होना चाहिए, तथा अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव करती है। स्पेलिंग देखना, एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। अंतिम हार्मोन की बात कर ले 10वें पॉइंट पर कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ओवरी द्वारा, अंडाशय के द्वारा, ओवरी द्वारा निकाले जाते हैं। मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ब्रेन से नहीं बनते, पिट्यूटरी से नहीं बनते, कहां से बनते हैं? ओवरी से बनते हैं। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ओवरी के द्वारा निकाले जाते हैं। ये हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को विकसित करते हैं। अब साहब ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है ये मैच्योरिटी को दिखाता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें मेल और फीमेल में फर्क नहीं होता। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो समझने लगता है मैं मेल हूं, सामने वाला फीमेल है। कैसे? उसमें हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ये मेल की पहचान हो गई। तो दाढ़ी मूंछ का आना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है मेल का। फीमेल का क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल मेमोरी ग्लैंड का आ जाना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल का। तो ये जो लक्षण आते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा आते हैं। ऐसे ही मेल के टेस्टिस से भी निकलता है। इस पर भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे। तो ये 10वां पॉइंट। एक सवाल और पूछा गया जिसको 11वें पॉइंट पर लिख करके और थ्योरी का सेशन यहीं पर समाप्त कर देंगे। फिर 15 सवाल एमसीक्यू पर आपसे पूछेंगे। एक अवस्था आती है स्त्रियों की या फीमेल की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फिर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बंद हो जाती है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना एक अवस्था कहलाती है जिसको रजोनिवृत्त या मेनोपॉज कहते हैं। इस पर लिख लें, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय अंडे का निर्माण बंद कर देता है। ओवरी ओवा का निर्माण बंद कर देता है। यह अवस्था मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहती है। मेनोपॉज, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति कहलाती। इस पर भी सवाल पीएनएसटी ने पूछा था, इसलिए इसको भी सामान्यतः एक परीक्षा में नीट में यह पूछा गया था
कि ये अवस्था कौन सी होती है स्त्रियों की। यहाँ तो हमने उम्र बढ़ने की बात की, तो ये भी याद रखिएगा कि ये अवस्था जो होती है ये 45 से लेकर के 55 वर्ष के बीच है। 45 से 55 वर्ष के बीच ये अवस्था आती है और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, यानी वो महिला फिर बच्चे को पैदा नहीं करती। ये अवस्था कहलाती है मेनोपॉज की। तो इतना थ्योरेटिकल डिस्कशन हमने 3 पन्ने में आपको समझा दिया है। आशा है आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो जब ये क्लास हमारी लाइव होगी शाम को 5 बजे, तो हम लाइव मिलेंगे आपसे। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछेगा, हम आपको समझाएंगे। आइए एमसीक्यू सेशन पर चलते हैं और आपसे उन महत्वपूर्ण सवालों को पूछते हैं। क्या आपकी थ्योरी उतनी ढंग से मजबूत है? क्या आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतरीन ढंग से पढ़ा है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो यूटेरस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो ओवरी है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सर्विक्स है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है? पहला सवाल हमने पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा महिला प्रजनन अंग नहीं है? क्या वो यूटेरस है? क्या वो ओवरी है? क्या वो सर्विक्स है? क्या वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है? बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूटेरस है? क्या गर्भाशय का पिछला हिस्सा है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एंटीरियर पार्ट ऑफ यूटेरस है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फैलोपियन ट्यूब्यूल है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सर्विक्स है? सही जवाब कीजिएगा। अभी बताया है मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं? तीसरा सवाल, निम्नलिखित हार्मोन्स में कौन सा हार्मोन है जो मादा के, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी है? ए ऑप्शन दे रहे हैं,
क्या वह वैसोप्रेसिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायरोट्रोपिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोलैक्टिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एस्ट्रोजन है? निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब कीजिएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षण यानी सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले, दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों को पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहोगे? व्यक्तियों को कहा जाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, नीट वाले बच्चे, पीएनएसटी वाले सही जवाब करना। सी हर्माफ्रोडाइट, या उभयलिंगी इसको बोलते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं गायनेंडोमार्क, मेल और फीमेल दोनों लैंगिक लक्षणों को पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहोगे? क्या गायनेंडोमार्क हैं, क्या हर्माफ्रोडाइट हैं, क्या इंटरसेक्सुअल हैं, क्या बाइसेक्सुअल हैं? पांचवा सवाल, स्पर्म का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दे रहे, टेस्टिस में, ओवरी में, पैनक्रियाज में, और डी ऑप्शन दे रहे हैं लीवर। स्पर्म का निर्माण कहां होता है यह आपको बताना है, क्या टेस्टिस में, क्या ओवरी में, क्या पैनक्रियाज में, क्या लीवर में। छठवां सवाल, जब मेल और फीमेल को, ध्यान से करिएगा जवाब, जब मेल और फीमेल को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के द्वारा यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के द्वारा, बाह्य लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है, तो इस घटना को या इस परिस्थिति को, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्या ये स्थिति यूनिसेक्सुअल है?
क्या यह बाइसेक्सुअल है? जब मेल और फीमेल को या इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये हर्माफ्रोडाइट है? जब मेल और फीमेल के बाह्य लक्षणों के द्वारा पहचान लिया जाए तो इस स्थिति को क्या कहोगे? यह आपके बायोलॉजी पर लिखा हुआ है, वहीं से हमने सवाल उठाया, आप सही जवाब कीजिएगा। 7वां सवाल, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या वो हार्मोन एस्ट्रोजन है? अभी बताया है उधर। क्या वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है? क्या वह रिलैक्सिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है? सवाल ये था, फिर से देख लो, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं 10 से 12 दिन, बी ऑप्शन दे रहे हैं 12 से 18 दिन, फिर सी ऑप्शन दे रहे हैं 28 दिन, डी ऑप्शन दे रहे हैं 42 दिन। फीमेल में मासिक धर्म की अवधि कितनी है? ये सवाल हमने पूछा। 10 से 12 दिन, 12 से 18 दिन, 28 दिन या 42 दिन। बच्चों, 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग, यूपीएससी का सवाल है। परिवार नियोजन हेतु पुरुषों यानी मेल में प्रयोग की जाने वाली, पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली विधि का नाम है। बेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, सी ऑप्शन दे रहे हैं कॉपर टी, ऑल द। तो ये हमारा 9वां सवाल। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर,
केवल मेल में पाई जाने वाली, केवल मेल में पाई जाने वाली ग्लैंड है। क्या ये प्रोस्टेट है? क्या यह पेरिनियल है? क्या यह काउपर है? और क्या ऑल एबव है? केवल और केवल मेल का बताना, केवल मेल में पाई जाने वाली कौन सी है? 11वां सवाल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का यानी एमसी का रेगुलेट करने वाली ग्रंथि कौन सी है या ग्लैंड कौन सी? ये ऑप्शन दे रहे हैं, पैनक्रियाज, बी ऑप्शन दे रहे हैं पैराथायराइड, सी ऑप्शन दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या जिसको मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं पीनियल बॉडी। एमसी का रेगुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? पैनक्रियाज, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या पीनियल। बच्चों 12वां सवाल, पार्थेनोजेनेसिस क्रिया में क्या होता है? ये भी नीट में भी पीएनएसटी में, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस या हिंदी इसकी लिख लो अनिषेक जनन, अनिषेक जनन में क्या होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं फर्टिलाइजेशन से पूर्व स्पर्म मर जाता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं एग जो है, अंडा जो फीमेल के ओवरी से आया है, एक शुक्राणु से, एग ओनली वन स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होता है। और सी ऑप्शन दे रहे हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, कृत्रिम फर्टिलाइजेशन होता है। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं बिना निषेचन यानी बिना फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ
और रिप्रोडक्शन हो गया, जनन हो गया, बच्चा आ गया, बिना फर्टिलाइजेशन के अंडे में क्लीवेज या विदलन कह लीजिए, विदलन, 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर, माहवारी चक्र में यानी एमसी में फॉलिकुलर स्टेट, फॉलिकुलर स्टेट या हिंदी में इसको पुटिका अवस्था कहते हैं, पुटिका अवस्था कितने दिन की होती है? कितने ए ऑप्शन दे रहे हैं 15 से 20 दिन, बी ऑप्शन दे रहे हैं 10 से 12 दिन, पांच से 7 दिन, और 4 से 6। सही जवाब बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी फॉलिकुलर स्टेट को उधर पढ़ाया भी है बच्चों। 14वां सवाल आपके स्क्रीन पर, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, नीट, पीएससी, यूपीएससी सब में पूछा गया। क्या वो हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है? प्रोजेस्टेरॉन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह हार्मोन एल्डोस्टेरोन है? सोच समझकर जवाब करिएगा। क्या यह मेलेटोनिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें से कोई नहीं। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है? अभी जिसके पहले वाली जो पीएनएसटी हुई थी उसमें यह सवाल पूछा गया है। बच्चों आज के सेशन का अंतिम सवाल, मनुष्य में शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस कितने वर्ष की आयु के पश्चात, कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? इसको दूसरी भाषा में लड़का कब जवान होता है ऐसा भी पूछ सकते हैं। एक परीक्षा में ऐसा भी पूछा है कि मनुष्य में स्पर्म यानी किसी भी मेल में स्पर्म कब बनना शुरू हो जाता है, ये सवाल हमने पूछा है। सही जवाब कीजिएगा। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह उम्र 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह उम्र 18 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष के बीच की है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह उम्र 13 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बीच की है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि इसमें से कोई भी सही नहीं। मनुष्य में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कब शुरू होती है, यह सवाल हमने पूछा। सही जवाब 15 से 18 है, कि 18 से 20 है, कि 13 से 15 है। सही जवाब आपको बताना है, सही जवाब इसमें बताइएगा। अब सीधा हम आपको उत्तर की ओर ले चलते हैं। कौन सा उत्तर आपने किया है पूरा लेखा जोखा करके
अपने नाम के साथ ये बताया करिए हमको कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन अंग नहीं है? तो सब है, यूटेरस भी है, ओवरी भी है, सर्विक्स भी है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल फीमेल नहीं बल्कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसलिए पहले का डी सही है। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज्ड होते हैं? इस पर बहुत सारे पूरे के लेक्चर में हमने आपको बताया है कि वो अंडवाहिनी कहलाती है, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। स्पर्म इधर से जाता है, ओवा इधर से जाता है और एक जगह दोनों फ्यूज होते हैं, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तीसरा, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन है जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है? तो इसका तीसरे का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो महिला के लिए जिम्मेदार है वो है एस्ट्रोजन। याद कर लीजिए, एस्ट्रोजन हार्मोन ही मेमोरी ग्लैंड का विकास, जांघों में या बाहों के अंदर यहाँ बाल का आना, ये सब का विकास एस्ट्रोजन ही करता है। यही सब इसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। जैसे महिला की आवाज़ का पतला हो जाना, पुरुष की आवाज़ का भारी हो जाना, ये पुरुष का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, पर महिला की आवाज़ का पतला हो जाना ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। चौथा सवाल, मेल और फीमेल दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों को पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो याद कर लेना, पीएचडी में पूछा है। गाइनेंडोमार्क इसको कहते हैं, इसका चौथा सही है। पांचवा सवाल है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? स्पर्म का निर्माण तो आपको पता है टेस्टिस में होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और ये तमाम सब इकट्ठे होते हैं, स्पर्म का निर्माण करते हैं। जब मेल और फीमेल बाह्य लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ये अवस्था सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की कहलाती है, यानी इसका लैंगिक द्विरूपता इसको कहते हैं। जब मेल और फीमेल को बाह्य लक्षण देख करके बता दिया जाता है, जैसे मेमोरी ग्लैंड देख लिया जाए तो बता दिया फीमेल है, दाढ़ी मूछ दिख गया तो बता दिया ये मेल है। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। इसको पढ़िएगा। सातवां सवाल, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? सातवां सवाल, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से बनता है और ये दाढ़ी मूछ सीने का चौड़ा होना ये सारे गुण जो है ये देता है। फीमेल में एमसी की अवधि क्या है? ये कई बार हम लोगों ने उधर डिस्कस किया है, यानी 28 दिन की अवधि होती है। परिवार नियोजन है पुरुषों में प्रयोग की जाने वाली पित्त जो है ये बेसेक्टोमी कहलाती है, बेसेक्टोमी। इसको याद कर लेना, ये कई बार पीएचडी में नीट में पूछा गया है। केवल मेल में पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी है? केवल मेल में। 10वां सवाल, ये केवल मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये सिर्फ मेल में होती है। पेनिलियर ग्लैंड फीमेल में भी, काउपर फीमेल में भी, मेल में भी, लेकिन प्रोस्टेट जो होती है आप देख लेना चित्र को, सिर्फ मेल में पाई जाती है। एमसी का रेगुलेशन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? 11वां सवाल हमने पूछा। ये एमसी को याद करो, ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल, ये सब वहीं से बने थे। ये ग्रंथि होती है, कहाँ गई? सही जवाब होगा पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। 12वां सवाल, पार्थेनोजेनेसिस यानी सेक जनन क्या होता है? जब बिना फर्टिलाइजेशन के अंडे का विकास हो जाए, क्लीवेज हो जाए, फिर बच्चा बन जाए, फिर विकसित होकर नया इंडिविजुअल बन जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। ये डी उसका उत्तर सही होगा। बच्चों 13वां सवाल था, एमसी के फॉलिकुलर स्टेज या पुटिका अवस्था कितने दिनों की होती है? तो याद कर लेना, ये पुटिका अवस्था उधर दिखाया है चित्र में, फॉलिकुलर स्टेज जहां ग्राफ दिखाया है 10 से 12 दिन की होती है। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है? 14वां सवाल था। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, यही प्रेगनेंसी को फिक्स भी करता है। कैसे करता है इसको किताब से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो 5 बजे जब लाइव होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, मनुष्य में स्पर्मेटोजेनेसिस कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होती है? तो इसको याद कीजिएगा, यह 15वां सवाल था, मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होता है? तो ये 15 से लेकर के 18 साल में ये मैच्योरिटी आती है, यानी बच्चा जो है वो 15 से 18 वर्ष में
स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को कर पाता है। तो ये हमारे 15 सवाल पूरे होते हैं। आपने कितने सवाल किए हैं ये जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। अभी इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे। दूसरे पार्ट में एक नई थ्योरी जो आप हमें मैसेज करेंगे कि ये थ्योरी पढ़नी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको पढ़ाएंगे। फिर 15 सवाल आपसे पूछेंगे। अब अगला सेशन हमारा 4 तारीख को होगा। उसके पहले आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा। कोई सवाल होगा आपके दिमाग में तो हमें मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, हम उसका जवाब देंगे। बच्चों, अब चलने का हुआ समय। कैसा रहा सेशन आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।